हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया का लेसन 5 डिबेट्स ऑन सेक्युलरिज्म एंड कम्युनलिज्म। ये वीडियो सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट के लिए है फॉर बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। और आप वीडियो को 1.25x की प्लेबैक स्पीड पे करके देख सकते हैं फॉर बेटर एक्सपीरियंस। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। Secularism. The term secularism can more appropriately be conveyed by the Vedic concept of dharma nirpekshta. It means to say that indifference of a state to religion. The concept of secularism in Indian philosophy has been derived from Sarva Dharma Sambhav, which literally means all religious paths led to the same destination. It shows equal respect to all religions. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सेकुलरिज्म का मतलब है धर्म निरपेक्षता, यानी कि स्टेट जो है वो सभी रिलीजन्स से दूर रहेगी, किसी भी एक का पक्ष नहीं लेगी। इसका मतलब ये है कि स्टेट की मतलब जो स्टेट है वो रिलीजन को इग्नोर नहीं करेगी, बल्कि किसी भी रिलीजन को फेवर या अपोज नहीं करेगी, किसी भी एक को ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं देगी। सेकुलरिज्म का मतलब ये है। The spirit of secularism was strengthened and enriched through the Indian freedom movement. Through the British have pursued the policy of divide and rule. However, the freedom movement in India has from the very beginning been characterized by secular tradition and ethos. इंडियन फिलोसफी में एक कंसेप्ट है सर्वधर्म संभव, जिसका मतलब है सभी धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट देना। ये जो आइडिया है ये पुरानी वैदिक सोच से आता है, जिसमें हर रिलीजन को एक तरीके से सच्चाई तक पहुंचना होता है, जिसका जो मार्ग है वो सेम माना गया है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ने सेकुलर स्पिरिट को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया था जब ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल फॉलो किया, पर इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने यूनिटी और इक्वालिटी को सपोर्ट किया। द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन विच पंडित मोतीलाल नेहरू headed as the chairman of the historic Nehru Committee in 1928 had many provision on secularism. पंडित मोतीलाल नेहरू की जो कमेटी थी उसने सेकुलरिज्म पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट आउट किए थे, जैसे कि इंडिया या किसी भी प्रोविंस का कोई भी स्टेट हो, उसका किसी भी मतलब उसका कोई स्टेट रिलीजन नहीं होगा। स्टेट की ड्यूटी होगी किसी रिलीजन को प्रमोट करना या रिस्ट्रिक्ट करना, ऐसी जो ड्यूटीज़ हैं वो स्टेट की नहीं होगी। किसी इंडिविजुअल को रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, ये भी उनके जो प्रोविजंस थे उसमें ये इंक्लूडेड था। इंडिया में कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, लेकिन पर्सनल मैटर जैसे कि मैरिजेस, डिवोर्स और इनहेरिटेंस, एलमनी, ये सारे जो हैं वो ये सारे जो रूल्स हैं वो पर्सनल लॉ से गवर्न होते हैं, जो कि रिलीजन बेस्ड हो सकते हैं। सेकुलरिज्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इंडियन सेकुलरिज्म के सारे जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट प्रोविजंस में ऐड किए गए हैं, जैसे कि 1976 का जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसमें प्रेम्बल में ऑफिशियली जो सेकुलर वर्ड है उसको ऐड किया गया है, जिसका मतलब है इंडिया जो है वो एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये क्लियरली डिफाइन करता है कि स्टेट का अपना कोई भी रिलीजन नहीं होगा और जो स्टेट है वो किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट या फिर फेवर नहीं करेगी। फ्यू आर्टिकल्स आर मेंशन हेयर टू अंडरस्टैंड द सेम। जैसे कि जो कुछ आर्टिकल हैं जो ये बताते हैं कि जो स्टेट है वो किस तरीके से बिहेव करेगी ऑन दी बेसिस ऑफ सेकुलरिज्म। आर्टिकल 14 जो है वो डिफाइन करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग सभी लोग जो हैं वो इक्वल हैं और स्टेट सबको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज प्रोवाइड करेगी। रिलीजन, कास्ट, जेंडर कुछ भी हो, लॉ सब पर इक्वली अप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 का जो है वो इस प्रिंसिपल को और भी ज़्यादा ब्रॉड बनाता है। ये जो आर्टिकल 15 है उसके अकॉर्डिंग स्टेट जो है किसी भी सिटीज़न के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ये सेकुलरिज्म का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो आर्टिकल 15 है। स्टेट जो है किसी रिलीजियस या कास्ट बेस्ड प्रेफरेंस की परमिशन नहीं देती इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 16 सब क्लॉज 1 इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट जॉब्स में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ सबको मिलेगी, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, डिसेंट,
प्लेस ऑफ बर्थ या रेजिडेंट के बेसिस पर किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। इससे ये इंश्योर होता है कि एम्प्लॉयमेंट में फेयरनेस हो और कोई रिलीजन, कास्ट एडवांटेज या डिसएडवांटेज सोसाइटी में क्रिएट ना हो। Article 25, it lay down freedom of conscience, that is, all people are equally entitled to freedom of conscience and right freely to profess, practice and propagate religion. आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग हर सिटीज़न को अपने कंसाइंस के अकॉर्डिंग रिलीजन चूज़ करने की फ्रीडम मिलती है। इसमें 3 राइट्स आते हैं। प्रोफेस यानी कि अपने रिलीजन को मानना और एक्सप्रेस करना। प्रैक्टिस यानी कि उसके जो उस पर्टिकुलर रिलीजन के जो भी रिचुअल्स हैं उनको फॉलो करना। और प्रोपोगेट यानी कि दूसरों तक अपने रिलीजन का मैसेज पहुंचाना। बट ये राइट्स पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के लिमिटेशन के साथ आते हैं। आर्टिकल 26, राइट ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशंस, किसी भी रिलीजियस ग्रुप को ये राइट है कि वो अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो है खुद इस्टेब्लिश करे और उनको मेंटेन करे, अपने रिलीजन से रिलेटेड इंटरनल मैटर्स को इंडिपेंडेंटली मैनेज करे। एग्जांपल के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये सारे जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वो अपने अफेयर्स जो हैं वो खुद संभाल सकती हैं और अपना जो भी आइडियाज़ हैं उनको एक तरीके से प्रोपोगेट कर सकते हैं। आर्टिकल 27, नो टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, कोई भी सिटीज़न को ऐसा टैक्स नहीं देना पड़ेगा जिससे कि उसे किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए या उसे मेंटेनेंस करने के लिए दिया जाए। ये इंश्योर किया जाता है कि स्टेट जो है पब्लिक मनी से किसी एक रिलीजन का फेवर नहीं करेगी, बल्कि वो सोसाइटी के डेवलपमेंट एंड वेलफेयर के लिए पब्लिक मनी का यूज़ करेगी। आर्टिकल 28, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 28 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स, कॉलेजेस में रिलीजियस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिए जा सकते, लेकिन अगर कोई इंस्टीट्यूशन रिलीजियस हो और ट्रस्ट के द्वारा जो स्कूल है वो चलाया जा रहा हो तो वहाँ पर कुछ रिलीजियस टीचिंग अलाउड है। आर्टिकल 29 एंड 30, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स ऑफ माइनॉरिटी, आर्टिकल जो 29 है वो माइनॉरिटीज़ को अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रोटेक्ट करने का राइट प्रोवाइड करती है। और आर्टिकल जो 30 है वो माइनॉरिटीज़ को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है इस्टेब्लिश करने और उनको चलाने की फ्रीडम प्रोवाइड कराता है। ये जो है सेकुलरिज्म को सपोर्ट करते हैं ये आर्टिकल्स, क्योंकि ये कल्चर डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। आर्टिकल 29 एंड 30। आर्टिकल 51A, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये जो है बेसिकली सोसाइटी में हार्मनी को प्रमोट करती हैं। आर्टिकल 51A के अकॉर्डिंग हर सिटीजन्स की ड्यूटी है कि हार्मनी को प्रमोट करना, कॉमन ब्रदरहुड जो है मेंटेन करना सोसाइटी के बीच में, और इंडिया की रिच कंपोजिशन कल्चर को प्रिजर्व करना। ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिससे कि हम एक दूसरे के रिलीजन की रिलीजियस डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट कर सकें। Contemporary debates, triple talaq, Shah Bano to Shaira Bano case. The issue of triple talaq or the practice of instant divorce among Muslim men by uttering talaq 3 times become a focal point of political and legal discourse in India. ट्रिपल तलाक का मतलब है जब मुस्लिम मैन सिर्फ 3 बार तलाक बोलकर अपनी वाइफ को इंस्टेंट डिवोर्स दे सकते थे। ये प्रैक्टिस जो है बहुत ही कंट्रोवर्शियल बनी क्योंकि ये विमेन के राइट्स को वायलेट करती है और हस्बैंड जो है बिना रीज़न बताए, बिना किसी लीगल प्रोसेस के डिवोर्स देने की पावर रखते थे। इससे सोसाइटी में, मतलब मुस्लिम रिलीजियस सोसाइटी में जेंडर इनजस्टिस जो है वो क्रिएट हो रहा था। इसलिए ये जो है एक पॉलिटिकल और लीगल डिबेट का मेजर इशू बन गया था। Shabano, a Muslim woman, sought maintenance from her husband after being divorced by him, triple talaq. However, her claim was denied under Muslim personal law, which did not provide for long-term financial support after divorce. शाबानो जो थी वो एक मुस्लिम वीमेन थी जिन्होंने डिवोर्स के बाद अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस के लिए अपील की थी, जिसमें जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उन्होंने ये अपील खारिज कर दी थी
कि जो हस्बैंड है वो डिवोर्स के बाद लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कराएंगे। तो ये जो है 23 अप्रैल 1985 को सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के फेवर में जजमेंट दिया था, जिसमें कोर्ट ने कहा था सेक्शन 125 CRPC जो है वो सब पर अप्लाई होता है रिलीजन के बिना किसी पर भेदभाव के। यानी कि हर विमेन को मेंटेनेंस, कोई भी विमेन हो वो मेंटेनेंस मांग सकती है, चाहे वो किसी भी रिलीजन की हो। ये जो है ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, ये सेकुलरिज्म और विमेन राइट्स दोनों के लिए एक माइलस्टोन डिसीजन था। The judgment also called for the implementation of Uniform Civil Code as envisaged in Article 44 of the Indian Constitution, which aimed to provide consistent set of personal law for all citizens regardless of religion. जजमेंट ने साथ ही ये भी कहा कि इंडिया को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि आर्टिकल 44 की ज़रूरत है, जिसमें सभी सिटीजन्स के लिए सेम पर्सनल लॉज हो, रिलीजन के बेसिस पर अलग अलग लॉज ना हो। ये डिबेट बेसिकली आज भी पॉलिटिकली और सोशली एक्टिव है। The Supreme Court's decision to grant maintenance to Shah Bano was met with strong opposition from conservative Muslim group who argued that the court's intervention violated Islamic principles. Eventually, the government, under pressure from religious factions, enacted the Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act in 1986, overturning the Supreme Court's ruling and restricting the rights of Muslim women in matter of maintenance. सुप्रीम कोर्ट ने जब 1985 में शाहबानो को मेंटेनेंस देने का डिसीजन दिया था, तो कुछ कंजर्वेटिव मुस्लिम ग्रुप्स ने इस जजमेंट का स्ट्रांगली अपोज किया था। उनका कहना था कि कोर्ट का इंटरवेंशन इस्लामिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट है और मेंटेनेंस का मैटर पर्सनल लॉ का इशू है, जिसमें कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। रिलीजियस ग्रुप के प्रेशर के कारण गवर्नमेंट ने 1986 में एक स्पेशल लॉ पास किया, मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 सॉरी। इस एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन प्रैक्टिकली ओवरटर्न कर दिया था। मुस्लिम डिवोर्स विमेन को मेंटेनेंस सिर्फ इद्दत पीरियड तक लिमिटेड कर दिया गया था। इद्दत के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिव्स या वक्फ बोर्ड पर शिफ्ट कर दी गई थी। ये एक कंट्रोवर्शियल स्टेप था, क्योंकि विमेंस के जो राइट का स्कोप था वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था और जेंडर इनजस्टिस का कॉन्सेप्ट काफ़ी वीक हो गया था इसके थ्रू। In 2017, the Supreme Court of India, in the case of Shaira Banu versus Union of India, declared triple talaq unconstitutional and struck it down, citing violation of women's right and gender equality. It also directed the parliament to take measure against it in order to stop the abuse against women. This landmark decision sparked debate about the role of religious practice in personal laws and the need for uniform civil laws to ensure gender justice. 2017 में शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ने एक हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट क्रिएट किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये विमेंस फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करते हैं और ये प्रैक्टिस जेंडर इक्वालिटी के खिलाफ है। कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को इनवैलिड और इलीगल डिक्लेयर किया। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को कहा कि वो विमेंस के राइट्स को प्रोटेक्ट करे, अब्यूज़ स्टॉप करने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट स्टेप्स ले। इसके बाद ही 2019 में ट्रिपल तलाक एक्ट आया, जिससे प्रैक्टिस को क्रिमिनल ऑफेंस बनाया गया। इस जजमेंट के बाद एक बड़ी डिबेट दोबारा स्टार्ट हुई कि क्या पर्सनल लॉज को रिफॉर्म की ज़रूरत है, क्या जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये लाया जाना चाहिए सभी सिटीजन्स के लिए या नहीं, और जेंडर जस्टिस को कैसे इंश्योर किया जाए। ये डिबेट जो है आज भी पॉलिटिकल, सोशल और लीगल स्फीयर में कंटिन्यू है। Uniform Civil Code. The debate over the Uniform Civil Code has been a recurring theme in Indian politics, representing the tension between
religious diversity, and the quest for gender justice and national integration. It began with the Hindu Code Bill. The Hindu Code Bill, proposed in 1950s, sought to reform and codify Hindu personal laws including marriage, divorce, adoption, and inheritance with the aim of achieving gender equality and social justice. यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है एक ही सेट ऑफ पर्सनल लॉज जिसमें सब सिटीजन्स के लिए इक्वली जो कानून है वो अप्लाई हो, चाहे वो उनका जो रिलीजन है वो कुछ भी हो. इंडिया में ये डिबेट हमेशा से चलती आ रही है क्योंकि ये दोनों चीज़ों के बीच में टेंशन को रिफ्लेक्ट करता है. फर्स्ट इज़ रिलीजियस डाइवर्सिटी यानी कि धार्मिक विविधता. सेकेंड इज़ जेंडर जस्टिस एंड नेशनल इंटीग्रेशन. यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो डिस्कशन है वो सबसे पहले हिंदू कोड बिल से स्टार्ट हुई थी. हिंदू कोड बिल बेसिकली 1950s में प्रपोज हुआ था हिंदू पर्सनल लॉज को रिफॉर्म और कोडिफाई करने के एम के लिए. इसमें इश्यूज जो इंक्लूड थे वो थे मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन और इनहेरिटेंस. इसका जो एम था वो ये था कि जेंडर इक्वालिटी और सोशल जस्टिस सोसाइटी में लाए जा सके थ्रू दीज रिफॉर्म. और एग्ज़ाम्पल ये था कि इस बिल ने हिंदू मैन की जो पॉलीगामी थी यानी कि एक से ज़्यादा शादी करने की जो प्रैक्टिस थी उसको ख़त्म किया था, जो कि एक बड़ा सोशल रिफॉर्म माना गया था. However, the bill faced fierce opposition from the conservative Hindu groups and political party who viewed it as an infringement on religious autonomy and Hindu tradition, but eventually went on to be accepted. But this move also led to the other religion getting their personal laws board in accordance with their religious scriptures. हिंदू कोड बिल का भी बहुत ऑपोजिशन मिला था. कंजर्वेटिव हिंदू ग्रुप जो थे और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जिसने इसका अपोज किया था. ये रिलीजियस ऑटोनॉमी में इंटरफेयर करते हैं, मतलब जो रिफॉर्म्स थे उनके अकॉर्डिंग, और ट्रेडिशनल हिंदू प्रैक्टिस को डिस्टर्ब करते हैं. इसलिए बिल को पास होने में काफ़ी स्ट्रगल हुआ, लेकिन इवेंचुअली मॉडिफाई करके ये बिल एक्सेप्ट कर लिया गया. जब हिंदू पर्सनल लॉ कोडिफाई किया गया तो बाकी रिलीजियस कम्युनिटीज़ को भी लगा कि उनके पर्सनल लॉज को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए. इसीलिए बहुत से रिलीजियस ग्रुप ने अपने पर्सनल लॉ बोर्ड्स बनाए जिससे उनके रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग उनके पर्सनल लॉ मेंटेन किए जा सकें. The UCC seek to replace disparate personal law with a common set of civil laws applicable to all citizens regardless of their religious affiliation. However, the proposal has been met with resistance from various religious communities who argue that it infringes upon their religious freedom and cultural identity. Political parties have taken contrasting position on the issue, with some advocating for the implementation of the UCC to promote gender equality and secularism, while others oppose it on ground of religious autonomy and communal sensitivities. जो कुछ ये मतलब यूसीसी है बेसिकली, ये एक ऐसा कानून है जिसका एम था कि इंडिया में सभी लोगों को एक ही सिविल लॉ होना चाहिए, चाहे उनका रिलीजन कुछ भी हो. इसमें बेसिकली शादी, तलाक, विरासत, ये सारे जो मैटर्स थे वो एक कॉमन लॉ से चलेंगे, मतलब एक कॉमन लॉ के थ्रू जो भी मैटर हैं वो सॉल्व किए जाएंगे. इसके जो कुछ सपोर्टर्स हैं वो ये बोलते हैं कि इस यूसीसी के थ्रू जेंडर इक्वलिटी जो है वो काफ़ी इम्प्रूव होगी, क्योंकि अलग अलग पर्सनल लॉज में कई बार विमेंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है. इससे सेकुलरिज्म जो है वो स्ट्रेंथन होगा और सबको सेम सिविल राइट्स मिलेंगे. वहीं जो कुछ ओपोनेंट्स हैं वो ये मानते हैं कि ये रिलीजियस फ्रीडम को इन्फ्रिंग करता है और क्योंकि हर कम्युनिटी के अपने पर्सनल लॉज हैं, उनकी पहचान से जुड़े होते हैं, जो कि उनके लॉ कल्चरल आइडेंटिटी को इसके थ्रू थ्रेट हो सकता है और कम्युनल सेंसिटिविटीज़ को हर्ट किया जा सकता है. मतलब रिलीजियस जो कम्युनिटीज़ हैं उनमें फ्रैक्शंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं.
और पॉलिटिकल पार्टीज़ इस इशू पर दो अलग कैंप्स में बटी हुई है। जैसे कि कुछ पार्टीज़ यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने को सपोर्ट करती हैं, वहीं कुछ पार्टीज़ इसका अपोज करती हैं और बोलती हैं कि ये ऑटोनॉमी और ट्रेडिशंस के अगेंस्ट है। यूसीसी जो है वो एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, जिसमें एक तरफ इक्वालिटी और सेकुलरिज्म की बात होती है और वहीं दूसरी तरफ रिलीजियस फ्रीडम और आइडेंटिटी की। ये लेसन 5 के कंप्लीट नोट्स थे। अगर आपको लेसन 6 के भी नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।